हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि छायावादी आंदोलन था क्या, विभिन्न समीक्षकों की राय क्या थी, और अगर आप एक पंक्ति में छायावाद को समराइज करना चाहें तो कैसे करेंगे, छायावाद से तात्पर्य क्या था और उसके सभी जो विषयगत आयाम थे उन पे हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि छायावाद की जो मूल संवेदना थी, जो भाव पक्ष था, वो क्या था, किस कारण छायावाद इतने बड़े काल के रूप में, इतने प्रसिद्ध काल के रूप में निरूपित हुआ, और आज हम क्यों इतने स्पेशल रूप से छायावाद की हमेशा बात करते हैं। यूं तो चार प्रमुख स्तंभों की बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे छायावाद की मूल संवेदना को लेकर। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के कोर्स से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसकी डिटेल में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी होगी, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। क्यों हिंदी साहित्य से जुड़ना है बस ये बताता चलूं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य से ही होते हैं। अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स भी हिंदी साहित्य ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। निबंध पे तो मैंने प्रॉपर वीडियो भी किया है और अनिवार्य हिंदी का वीडियो भी आपको हिंदी साहित्य के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दोनों ही, चाहे वो निबंध हो या वो अनिवार्य हिंदी वाला पेपर हो, A to Z पूरा हिंदी साहित्य से हो जाएगा। कैसे होगा मैंने वीडियो में बताया भी हुआ है। सबसे छोटा पाठ्यक्रम है और कहानी है, कविताएं हैं, उपन्यास है, एक बार पढ़ लिया, मूवी देख लेते हैं, याद रहती है ना, बस वही चीज है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि निरस्ता से दूर, जो जीएस की निरस्ता है उससे दूर ले जाके आपको ये कहीं ना कहीं वो आनंद देता है जो निश्चित तौर पे किसी भी साहित्य के स्टूडेंट के लिए बड़ा ही जरूरी होता है ना। और कहानी पढ़ते पढ़ते आपके 350 प्लस नंबर जाए तो क्या गजब बात है ना, इस पर बात करेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके यहाँ पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे हिंदी साहित्य से जुड़ी डिटेल्स, कोर्स से जुड़ी डिटेल्स, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी पे भी सकते हैं, वहां पे भी मुझे मेल कर सकते हैं, vikas.singh@studyIQ.com पे मुझे मेल कर लीजिएगा। चलिए बात करें छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी, तो भावगत विशेषताओं से हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि जो संवेदना है मुझसे बात करेंगे। ठीक है, क्या था? सबसे पहले तो स्वातंत्र चेतना। जब राम की शक्ति पूजा में निराला जामवंत से श्री राम को कहलवाते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तो ये लग जाता है कि बेसिकली जामवंत राम से नहीं, देश के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो देश की जनता, युवाओं से कह रहे हैं कि रावण यानी कि साम्राज्यवादी ब्रिटिशर्स को आराधन, उनके आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, है ना। पढ़ता भी जाता हूं। छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह है। यहां स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक मांग नहीं वरन जीवन मूल्य है। यह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से, सबसे हमको स्वतंत्रता चाहिए, है ना। पंत ने मानव मुक्ति एवं विश्व मुक्ति की कल्पना की है। इस समय भारतीय मध्य वर्ग को उदय हो चुका था, जिसने यथास्थितिवाद का विरोध किया और परिवर्तन की मांग को बात की। निराला क्या लिखते हैं इस पे? ठीक है, तोड़ो 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 कारा, निकले फिर गंगा जलधारा। ठीक है, अब किस कारा को तोड़ने की बात हो रही है? समाज में जो यथास्थितिवाद है कि चलो जो चल रहा है चल ही रहा है, शासन हो रहा है हो ही रहा है, गुलाम है तो बने रहेंगे, इसको तोड़ना है, इस बात को कट करना है। यह स्वतंत्र चेतना केंद्र में थी जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम छायावाद की बात करते हैं। ठीक है, छायावाद की जब हम बात करते हैं, बात करें इसके बाद की, तो अगली की प्रवृत्ति क्या थी भावगत विशेषता में? वैयक्तिकता। ठीक है, ये वैयक्तिकता होगा, वैयक्तिकता, है ना। छायावादी काव्य समाज में व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व की कल्पना करता है, स्वतंत्र व्यक्तित्व की। आप व्यक्तित्व के रूप में एक अलग चेतना है। जब अहम ब्रह्मास्मि की बात होती है, जब अनल हक की बात होती है, तो भी रहस्यवाद आता है। वही रहस्यवाद यहां पे भी दिख के आता है। क्या छायावादी युग में पहली बार कवि ने स्वतंत्र होकर स्वयं के जीवन की घटनाओं को, ठीक है, का वर्णन किया है। महादेवी वर्मा ने क्या कहा? आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है। हालांकि ये बाद में भी कहा गया, पर शुरुआती तौर में पहली बार यहीं पे देखने को मिलता है, जहां पे जब हम सरोज स्मृति की बात करें, राम की शक्ति की पूजा की बात करें, कामायनी की बात करें, है ना, वर्मा जी की बात करें, या हम बात करें पंत साहब की, हर जगह पे हमें क्या दिखता है? अपनी वो बात जो कोई नहीं सुन रहा है, हम अपनी सिर्फ अपनी वैयक्तिक नीड के कारण, वैयक्तिक चाह के कारण हम कहना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे कहा जा रहा है ना। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ठीक है, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ठीक है, दुखी जीवन की व्यथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। दुख है, जिसके जीवन में दुख है वो दुख की बात कर रहा है, जो अंततः आनंद प्राप्ति की बात करना चाह रहा है, आनंद की बात कर रहा है। कोई प्रकृति में इन्वॉल्व है, वो प्रकृति की ही बात कर रहा है, प्रकृति के सौंदर्य की बात कर रहा है। जिसको जो करना है वो करता है वहां पे, है ना। आगे की बात करेंगे, इसके बाद हम देखें तो वैयक्तिकता में क्या, इसकी तो बात हमने खैर कर ही ली है। ठीक है,
इसके अलावा निराला की पंक्ति ये यहाँ की है नहीं, है ना। निराला की पंक्ति यहाँ पे ऊपर वाली है, नीचे वाली जो है मैं नीर भरी दुख की बद्री, ये वर्मा जी की, महादेवी वर्मा जी की है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला जी सरोज स्मृति में जब लिखते हैं, उनकी जो बिटिया थी सरोज, उनके मृत्यु के बाद सरोज स्मृति में वो इन पंक्तियों को लिखते हैं, और निश्चित तौर पे सरोज स्मृति में वो दुख जो निराला जी का है वो दिखता है, और लगता है कि कोई पुरुष जब आह करता है तो कैसा पता चलता होगा। पहली बार यहाँ पे एक व्यक्ति जो ठीक ठाक शारीरिक सौष्ठव का था, वो अपने जब दुख को लिखता है, उसके ओज को तो हमने देख लिया, दूसरे के प्रति दुख को तो देख लिया, जब वो अपने दुख को लिखता है तो कैसा लिखता है। उन्होंने दूसरे के दुख को भी लिखा है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उस इलाहाबाद के पद पे, लेकिन यहाँ पे वो अपने दुख को लिखता है और लिख देना चाहता है। ठीक है, महादेवी वर्मा भी लिखती है मैं दीन भरी दुख की बद्री। ठीक है, अनुभूति की प्रतिष्ठा क्या। छायावादी कवियों ने का दावा है कि कविता विचारों या तथ्यों से नहीं वरन अनुभूति से होती है। प्रसाद का भी क्या मानना था, कविता में स्वानुभूति, जो स्वानुभूति है उसकी विवृद्धि होती है। अपनी जो अनुभूति है ना उसको हमको दिखाना है। कैसे दिखाना है, ठीक है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, है ना। वियोगी होगा पहला कवि, आंख से जो आंसू निकले होंगे दरअसल वही कविता होगी। हमारे अंदर के जो भाव होंगे, हमारे जो वैयक्तिक भाव होंगे, जो हमारी अनुभूतियां होंगी, वही गान होगी, वही क्या होंगी, कविता होगी, है ना। बात करें उसके बाद की तो जिज्ञासा भी है। इन कवियों ने दिए हुए सत्यों का तर्कों के आधार पर विरोध किया, तर्कों के आधार पर, यूं ही नहीं उठा के पटक दिया नहीं, खुद को अपने सत्य को खोजने का प्रयास किया। इस जिज्ञासा ने इन्हें कल्पनाशील बनाया। प्रसाद ने कहा कि मानव जीवन, कल्पना मानव जीवन का प्राण है। जब उत्तर शास्त्रों में नहीं मिलते तो कल्पना में ढूंढे जाते हैं, इसलिए ये कवि कल्पना को काफी प्रशंसा करते हैं। आह कल्पना का सुंदर व जगत मधुर कितना होगा, आह कल्पना का सुंदर व जगत मधुर कितना होगा। तो यहां पे जब हमने बात की तो किसकी बात की, हमने जिज्ञासा की बात की। जिज्ञासा कब आती है, जब अंदर की आप अनुभूतियों को और एक्सप्लोर करना चाहते हो। अब यहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए। और इसकी विशेषताएं क्या है, वेदना। भाई महादेवी वर्मा की बहुत सारी रचनाएं आपको वेदना पे आधारित है। अभी मैंने सरोज स्मृति की एक पंक्ति भी बताई जो निराला जी लिखते हैं। ठीक है, क्या कहूं आज जो नहीं कही, दुखी जीवन की व्यथा रही। तो ये सारी चीजें, छायावादी कविता वेदना से भरी है। यह वेदना पीड़ा नहीं देती, ये वेदना पीड़ा नहीं देती, बल्कि काम एवं सुंदर है और इसी में चिर रहना चाहते हैं। हम इस वेदना से नहीं निकलना चाहते। ये वेदना ही हमारे लिए खुशी है। दरअसल इस वेदना की प्राप्ति हमारे लिए खुशी है सर। जब व्यक्ति स्वाधीन होकर विकल्पों का स्वयं चयन करता है तो उसे कभी कभी दुख होना भी स्वाभाविक है, किंतु यह दुख अर्जित होने के कारण सुखात्मक लगता है। माँ देवी क्या कहती हैं, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, मिलन का मत नाम लो विरह में मैं चिर, विरह का माफ करना, मिलन का मत नाम लो विरह में मैं चिर। मिलन की बात, मुझे मिलन चाहिए नहीं, जो विरह है, जो दुख है, जो दूर है, मैं उसमें खुश हूं, अब मुझे यही चाहिए। वो कबीर सिंह वाला टाइप बहुत शायरियाँ चलती है ना, कि जहाँ पे वो जो दुख होता है, जो क्रोध होता है, उसमें ही संतुष्टि मिल जाती, उसमें ही आदमी संतुष्ट, उसमें ही खुशी खोजने लगता है, कुछ वैसा। ठीक है, प्रेमानुभूति क्या, छायावादी कविता का आधार प्रेम अनुभूति है। प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव, प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। मानव की कहाँ पे, प्रकृति कहाँ पे, ईश्वर कहाँ पे, उदाहरण के रूप में क्या है, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, प्रणय क्षेत्र में वह मानसिक भावनाओं, आवेगों, निराशा, पीड़ा, स्मृति आदि का विषय चित्रण करता है। ठीक है, विरह का विषय चित्रण प्रसाद रचित आंसू में मिलता है। यहाँ प्रेम अशरीरी है, शारीरिक प्रेम नहीं, शरीर से ऊपर का अशरीरी प्रेम। ठीक है, भोगवादी नहीं है। यहाँ प्रेम में नारी, देवी, माँ, सहचरी, प्राण है। यहाँ प्रेम में उपलब्धि की चाह नहीं वरन समर्पण का भाव है। पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही है ना। तो किसकी बात है, अशरीरी प्रेम है। वो जो भोग का प्रेम है वो प्रेम नहीं है। इवन जब आप राम की शक्ति पूजा में श्री राम के द्वारा सीता जी की कल्पना की बात करते हैं तो अशरीरी प्रेम है। उनके लिए हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, जब वो कहते हैं अशरीरी प्रेम, उनके लिए सब कुछ न्यौछावर करने की बात करते हैं। तुलसीदास में ऐसा नहीं है। तुलसीदास में जब राम सीता जी के बारे में सोचते हैं तो शायद वहां पे वो कहते हैं कि चलो पत्नी के जाने से विशेष दुख नहीं है, भाई मर गया इसकी त्राही त्राही होगी, वो नहीं चाहिए, या भाई को कुछ हो गया तो, है ना। ठीक है, प्रसाद जी यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं। और क्या है, अगर हम देखें तो सौंदर्य चेतना, छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार, उदात्त एवं विशाल है। बता चुका हूं छायावादी की सौंदर्य चेतना क्या है। जब आप अशरीरी तत्वों को, प्राकृतिक तत्वों को ले आएंगे कविता में,
जब दुख आपका चिर हो जाएगा तो निश्चित तौर पे जो सौंदर्य चेतना है वो क्या हो जाएगी, बहुत उदात्त मतलब आदर्श हो जाएगी, है ना, विशाल हो जाएगी। उसमें मानव प्रकृति एवं भावों के गहरे लोक समाहित हैं। कल्पना सौंदर्य को मुखरित करती है। छायावाद सौंदर्य की चित्रशाला है जिसमें मानव सौंदर्य सर्वोच्च स्तर पर प्रतिष्ठित है। सुंदर है तुमन बेहद सुंदर मानव, तुम सबसे सुंदर। सबसे ऊपर कौन? मानव। सबसे सुंदर कौन? मानव। यहां पे ही व्यक्तिकता, यहीं पे ही आपको जो भाव है, यहीं पे जिज्ञासा है, हर चीज एक पंक्ति में दिख जाएगी। प्रेम भी आपको यहाँ पे एक पंक्ति में, प्रेमानुभूति भी एक पंक्ति में दिख जाएगा आपको, ठीक है। बात करें और नारी के सौंदर्य नग्नता का नहीं वरन गूढ़ता का है, जो पर्दे में छिपकर भी क्या है? सुंदर। जो पर्दे में भी छुप के क्या है? सुंदर है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? है लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? लाज भरे सौंदर्य बना दो। जैसे एक कहानी है यशपाल की, पर्दा, उसमें भी एक पर्दे की बात होती है, यहां पे भी एक पर्दा है, पर ये पर्दा जो है ये गूढ़ता का है, ये समझ का है। कि वो पर्दा नहीं है जो किसी दिखावे को या किसी चिरंतन, जैसे एक इंग्लिश में टर्म आता है शो ऑफ के लिए दिखाया जा रहा, नहीं। ये जो लिखा है कि पर्दे में छिपकर भी सुंदर है, मतलब पर्दे में इसलिए नहीं छिपाया जा रहा है कि उसको किसी कुंठा के तहत छिपाया जा रहा है, नहीं। वो पर्दे के इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा तो भी सौंदर्य बिखेरेगा। ये लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? प्रसाद दिखते हैं पंक्ति में। छायावाद की नारी सौंदर्य सुकुमार है, सौम्य है, पवित्र है। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। पंत लिखते हैं, सुमित्रानंद पंत लिखते हैं, है ना। तो इसके अलावा सरल भावों में था आकाश, आस में शव का संसार। पंत उसी कविता के आगे कंटिन्यू करते हैं। महिलाओं को अशरीरी रूप से जो दिखाया गया, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसके पहले हर जगह पर रीति काल में देखें तो शरीरी रूप से, भोग रूप से, विलास के रूप में ही महिलाओं को प्रदर्शित किया गया, जहां पे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं और बेहतर तरीके से दिखाते हैं। प्रकृति चित्र, छायावाद में प्रकृति इस तरह समा गई है कि छायावाद उसे अलग करने संभव ही नहीं है। छायावादी सौंदर्य प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाता है। निराला के संपूर्ण राम की शक्ति पूजा में प्रकृति है। पूरी कामायनी में प्रकृति, शुरुआत प्रकृति के नाश से होता है, फिर आगे चीजें जाती हैं। सुमित्रानंदन पंत को तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा ही जाता था, और अगर आप महादेवी वर्मा को शुरू से लेकर अंत तक देखें तो उनके हर लेखन में प्रकृति की झलक दिखती है, ठीक है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, दूती रहस्य रूप में विषय चित्रण हुआ है। दूती मतलब दूत के रूप में प्रकृति कुछ मैसेज लेके आई है, वो मैसेज देना चाहती है, वहां पे दूती है, ठीक है। प्रकृति की गोद विश्राम करते ही कवि पर आलोचकों ने पलायनवादी होने का आरोप भी लगाया है। मानवीकरण का एक उदाहरण इस प्रकार है, क्या? मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। निराला क्या कह रहे हैं? मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परीसी थी। प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। शाम हो रही है लेकिन उसको एक सुंदरी के माध्यम से यहाँ पे निराला क्या बता रहे हैं कि धीरे धीरे संध्या सुंदरी, धीरे धीरे मानवीकरण हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक। बात करें और भागवत विशेषताओं की, तो राष्ट्रीय स्वर मैंने पहले ही बता दिया। छायावादी कवि को राष्ट्र और राष्ट्र संस्कृति की व्यापक एवं गौरवमयी धरोहर से प्यार है। उस पर तात्कालिक आंदोलनों व राष्ट्रीय लहर का प्रभाव भी देखने को मिलता है। वह स्वाधीनता आंदोलन का रोज नामचा नहीं लिखता कि डेली डेली हम बात करें, ये नहीं लिखता चाहता, क्या है, वरन उनमें छिपे मूल्यों की कालजयी प्रस्तुति करता है। राम की शक्ति पूजा क्या है? वही कालजयी प्रस्तुति है। कामायनी क्या है? कालजयी प्रस्तुति है। इनके काव्य में जागृति, जागरण, जागो आदि शब्दों का निरंतर प्रयोग हुआ है, जैसे जागो, तोड़ो तोड़ तोड़ो कारण, उसी प्रकार से, है ना। राष्ट्र के गौरवमय अतीत पर गर्व करते हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, यहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ठीक है। प्रसाद जी जब लिखते हैं तो क्या कहते हैं? अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। वो था कहीं पे, यहाँ पे आके पहचान मिली उसे, हमारे देश के किनारे पे। कौन लिख रहा है? प्रसाद लिख रहा है। हमारे गर्व की बात कर रहा है। राष्ट्रीय स्वर में हम सब एक, कामायनी में भी वो आनंद की बात होती है ना, ठीक। राष्ट्रीय स्वर की और बात कर ली जाए तो काव्य की मूल चेतना ही स्वतंत्रता है, जिसको प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की इनके काव्य में व्यक्त हुई है। निराला की राम की शक्ति पूजा इसका प्रामाणिक दस्तावेज। शक्ति की करो मौलिक कल्पना। अब यहाँ पे जब हम शक्ति की मौलिक कल्पना की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें तो हम जिस राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, वो राष्ट्र क्या है? राम है, ठीक है। और जिस रावण की हम बात करते हैं, ठीक है, वो रावण क्या है? अंग्रेज है, ठीक है। तो ये सिंबोलिज्म लेके कौन चल रहा है? छायावाद चल रहा है। इसी सिंबल की बात कौन कर रहा है? छायावाद में की जा रही है, ठीक है।
हिंदी साहित्य में जब मैं कक्षाओं में इसको डिस्कस करता हूं तो और विस्तारित रूप से करता हूं, यूट्यूब की समय सीमा रहती है तो बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से सभी बातें नहीं हो पाएंगी, लेकिन कोशिश हमारी क्या रहेगी कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जो उनके बीच में लिंकेजेस हैं, उनको क्लियर करता चलूं। आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि हिंदी साहित्य यूट्यूब पे दोबारा से विकास सर शुरू कर रहे हैं। आप उनको बताइए कि अगर यूपीएससी में वैकल्पिक विषय उनका हिंदी साहित्य है तो यहाँ पे आके वो हमसे जुड़ सकते हैं। इस पे हम लोग बाकी की बात करते रहेंगे, वीडियोस में लाता रहूंगा। 350 प्लस का टारगेट जो सीरीज लेके चल रहा हूँ, आशा करता हूँ कि जब आप मेरे बैचेस से जुड़ेंगे तो आप इस बात को अनुभूत भी करेंगे, क्योंकि अभी जो यूपीएससी का मुख्य परीक्षा पेपर हुआ था हिंदी साहित्य का, वो इस बात का जीता जागता उदाहरण था कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य एक ऐसा वैकल्पिक विषय बना जिसके सारे के सारे प्रश्न A to Z हमारे कोर्स से आए। मैं एक डिटेल वीडियो भी इस पे लेके आऊंगा बहुत जल्द, तो मिलेंगे एक डिटेल वीडियो में जहां पे मैं इन सब की बात करूंगा विस्तार से कि चीजें कैसे जुड़ती हैं। ठीक है, बाकी आशा करता हूं कि आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। हिंदी साहित्य को पढ़ने से निश्चित तौर पर एक अलग प्रकार का सुख मिलता है। उस सुख को अगर आप चाहें तो अपने नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक दी होगी, सीधे बैच से भी जुड़ सकते हैं ना। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है ही आपको गाइड करने के लिए, कभी भी पे आइए, बात कीजिए। vikas.singh@studiiq.com पे मुझे मेल भी लिख सकते हैं, वहां पे भी आपसे बात होती रहेगी। तो आशा करता हूं ये सीरीज अच्छी पसंद आ रही होगी आपको। इसमें मैं लगातार वीडियो लेता आऊंगा। मेरा एक टारगेट है कि कम से कम अगले 2-2.5 महीने लगातार इस सीरीज में वीडियोस आए, ताकि आपको भी प्रॉपर ज्ञान यहां पर मिल सके। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।